बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। चलती हुई सांसें और धड़कता हुआ दिल ज़िंदगी की अलामत है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि एक दिन हमारा दिल अचानक से बंद हो जाता है। अगर स्ट्रेस दिमाग में है और खाने को मैदे ने हज़म करना है और सिगरेट से फेफड़े डैमेज होते हैं, तो फिर हमारा दिल क्यों धड़कना बंद कर देता है? जवाब बड़ा ही आसान है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चॉइसेस मेक कर रहे होते हैं वो हमारे मुस्तकबिल का तयन करती हैं। जैसा कि आज वीकेंड है तो निहारी छोले का नाश्ता होना चाहिए, बारिश है तो फिर वॉक का दिल नहीं है, आज मूड नहीं है। अगर ज़िंदगी बुरी गुजर रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है? जो हमारे फ्रिज में खीर पड़ी है उससे तमाम मसले हल किए जा सकते हैं। कल अगर प्रेजेंटेशन है तो रात को सोना तो मस्ट है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ये बज़ाहिर छोटे छोटे फ़ैसले जो कि देखने में छोटे हैं, ये एक बहुत बड़े नुकसान का सबब बनते हैं आगे चलकर। और हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम आपको ऐसे नुकसान से बचाएं और बर वक्त आपकी तवज्जो आपकी सेहत की तरफ दिलाएं। और इस कोशिश में हमारा साथ देते हैं पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जिनको AFIC को कमांड कर चुके हैं और RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे, और इनको इनकी खिदमात के नतीजे में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से भी नवाजा गया। ही वॉज ऑल्सो पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला करम, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, बात करते हैं ज़रा दिल की बीमारियों के हवाले से कि अगर एंजियोग्राफी पे पेशेंट को ये कह दिया जाए कि आपकी माइनर डिजीज़ है, तो पेशेंट अपनी बीमारी को इतना सीरियसली लेता ही नहीं है। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या माइनर डिजीज़ भी मेजर में कन्वर्ट हो सकती है? क्या माइनर डिजीज़ में भी हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं? जी, आई थिंक 30% लोग ऐसे हैं जिनको अगर माइनर डिजीज़ हो, माइनर हम कहते हैं कि जिनको 10-20% डिजीज़ हो या लेस दैन 40-50% डिजीज़ हो, और वो उनको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। 30% लोग ऐसे हैं जो इतनी माइनर ब्लॉकेजेस के साथ भी जिन्हें हार्ट अटैक हो सकता है। होता यह है कि आप कई दफ़ा उस माइनर डिजीज़ के साथ बहुत एक्सट्रीम एक्सर्शन कर देते हैं, बहुत वज़नी कोई चीज़ उठा लेते हैं, अकेले गाड़ी को धक्का मार देते हैं, भाग के सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, भाग के चढ़ाई चढ़ते हैं, और वज़न इतना उठा लेते हैं जो कि आपसे उठाया नहीं जाता, और अपनी बसात से ज़्यादा आप उठा लेते हैं। वहाँ पे ये जो माइनर ब्लॉकेजेस होते हैं, इनके ऐसे ही होते हैं, हम्प्स एंड बम्प्स होते हैं कि थोड़ी छोटी नाली के अंदर छोटी छोटी ढेरियाँ होती हैं रेस्ट, और इनके ऊपर एक तय होती है जिसे हम कैप कहते हैं। उस कैप के नीचे जो है वो लिपिड और बाकी सारी चीज़ें बीच में पड़ी होती हैं, और उस कैप जब आप ज़ोर लगाते हैं, गुस्सा करते हैं, वज़नी चीज़ उठाते हैं, तो वो कैप ऊपर से क्रैक हो जाती है। अच्छा। वो जब क्रैक होती है तो उसमें से जो मटेरियल निकलता है वो फ़ौरन चंद मिनटों में ही क्लॉट बना देता है। खून, वहाँ पे ब्लड सेल सारे इकट्ठे शुरू होने हो जाते हैं, और वहाँ पे क्लॉट बन के उस नाली को जो 10-15% ब्लॉक थी वो 100% ब्लॉक करके आपको हार्ट अटैक कर देते हैं। तो माइनर डिजीज़ का मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं है। यस, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने एहतियात पहलों से ज़्यादा करनी है, आपने जो दवाइयाँ दी हैं बाकायदगी इसलिए नहीं है, एक्सट्रीम एक्सर्शन नहीं करनी। ठीक है। दैट मीन कि बहुत अपनी ज़रूरत जो बसात से ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, वज़न नहीं उठाना, गुस्सा नहीं करना, भाग के चढ़ाई नहीं चढ़नी, नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करिए। और अगर आपकी नींद भी पूरी ना हो, आप एग्जॉस्ट हो जाएं, फिजिकली या मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएं, उसमें भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये इसका मतलब ये है कि माइनर का ये नहीं कि आप बिल्कुल दवाई छोड़ दें या एहतियात ना करें। वहाँ पर जड़ जो है वो बन गई है बीमारी की, अब उसके ऊपर वो बीमारी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। और उसको कंट्रोल करने का एक तरीका है कि आप एहतियात करें, खुराक अपनी जो है वो एहतियात वाली रखें, वर्जिश अपनी 6 से 8 घंटे आधा घंटा पूरी करें, और नींद 6 से 8 घंटे पूरी करें, और जो दवाइयाँ दी हैं वो बाकायदगी से लेते रहें। सर, अच्छा, ये तो बात की हमने माइनर डिजीज़ वालों की कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन ये बताइएगा कि जिनको मेजर डिजीज़ होती है तो क्या वो रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं, जिस तरह के वज़न उठाना? आजकल पानी की बॉटल्स जो होती हैं वो काफ़ी भारी होती हैं, इसी तरह घर के जो यूजुअल के काम हैं क्या वो कर सकते हैं, ड्राइविंग वगैरह कर सकते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए? देखिए, आपको जो मरीज़ है उसे खुद पता होता है कि मैं कितना काम कर सकता हूँ। अगर 20 किलो की बॉटल है तो 10 किलो से ऊपर वज़न नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं 10 से ऊपर उठाना भी पड़ता है तो किसी और की हेल्प ले ले और साथ वो उठा ले, तो फिर वो ठीक बात है। लेकिन जब आप और वज़न उठाते हैं और आपके सीने में अगर घुटन महसूस होती है,
और सीने में टाइटनेस महसूस होती है, या आपके गले में दबाव आता है, या जबड़े में दबाव आता है, या बाजुओं में दर्द आता है, तो फिर वो चीज़ ना उठाए। दैट मीन कि वो आपके लिए वो चीज़ बहुत वजनी है और आपको नहीं उठानी चाहिए। और अगर आप कहीं कोई बहस कर रहे हैं और वो बहस जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर लेती है और आपको जोर लगाना पड़ता है और उसमें आपको तकलीफ होती है, तो उस बहस को उधर ही रोक दें। कोई वज़न उठाया हुआ और वज़न के साथ आपको सीने में दर्द होता है तो वो वज़न नीचे रख दें। अगर खाना खा रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है तो खाना छोड़ दें, और आपके पास वो एंजिस्टेड जुबान के नीचे रखने वाली जो गोली है वो हमेशा आपके पास होनी चाहिए, और वो फ़ौरन जुबान के नीचे रख लें। यानी कि जब आपको सिम्टम्स शुरू हो जाए, तकलीफ शुरू हो जाए, तो फिर आप अपना जो काम कर रहे हैं उसे रोक दें, और 1 मिनट के अंदर अंदर वो ठीक ना हो तो जुबान के नीचे वो गोली और रख ये दें। भी नहीं है कि आप लड़ते जा रहे हैं और आपने दवाई जुबान के नीचे रख ली है और आप कह रहे हैं कि ठीक है दवाई अपना काम करेगी लेकिन मैं अपनी डिस्कशन जो है वो जारी रखता हूँ, क्योंकि अक्सर देखा यही गया है कि कोई भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन अगर इंटरेस्टिंग हो तो लोग शुरू तो बड़े अच्छे माहौल में करते हैं, लेकिन फिर वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। तो ऐसे से गुरेज करें और कोशिश करें कि पॉजिटिविटी फैलाएं हर जगह, ये बड़ा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, आई थिंक आपने भी सोशल मीडिया पे वीडियो क्लिप्स देखे हैं कि कोई तलावत कर रहा है और कोई तकरीर कर रहा है, कोई लंबी तकरीर कर रहा है, कोई बहस कर रहा है, और उस पूरे एक्शन के दौरान हार्ट अटैक होता है और वो कोलैप्स कर जाता है। आप सबको चाहिए कि जब आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं और आपको तकलीफ महसूस होती है तो माजरत करके उधर ही रोक दें और रेस्ट करें, क्योंकि वो टाइम होता है अपने आप को बचाने का। अगर आपको दर्द शुरू हो गया और हार्ट अटैक शुरू हो गया और उसमें से आप बोलते चले गए और आप एक्सर्ट करते चले गए, तो फिर वो हार्ट अटैक फुल फ्लोन होगा और हो सकता है उसी वक्त आपका दिल बंद हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप रेस्ट करते हैं, बैठ जाते हैं, दिल को रेस्ट मिलता है, तो वो जो क्लॉट वो बन रहा होता है या दिल ने जो बंद होना होता है वो प्रोसेस रुक जाता है, और ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे लोगों को हार्ट का मसला है, नालियाँ ब्लॉक होती हैं, उन्हें हार्ट अटैक नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है मैंने कहाँ पे काम रोक देना है, क्या है, मेरी लिमिट क्या है, मैंने अपनी दवाई पूरी लेनी है, मेरे जेब में एंजियोस्टिन पड़ी होगी, कोई होगी तो मैं वो काम बंद कर दूंगा और बैठ के ज़ुबान के नीचे गोली रख लूँगा। या अगर कोई गोली वो उसके बावजूद ठीक नहीं हो रहा तो आप दूसरी गोली 5 मिनट के बाद, फिर तीसरी गोली उसके 5 मिनट के बाद, तो 7 डिस्पिन की गोली हो वो चबा के खा जाए तो वो क्लॉट डिज़ॉल्व हो जाता है और आपको उससे निजात मिल जाती है, और उसके बाद आपको टाइम मिल जाता है कि आप अस्पताल पहुँच सके और अपना इलाज करवा सकें। बिल्कुल, यानी कि आपने खुद से ही इलाज शुरू कर देना है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जिस तरह के दमे के पेशेंट होते हैं उन्होंने इनहेलर पास रखा हुआ होता है, तो दिल के मरीज़ों को हम हमेशा से बताते हैं नाजरीन कि आपने अपने दिल की जो गोली है एंजिसाइड वो आपने अपने पास रखनी है, हर सूरत में ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी भी जान बचा सकती है और किसी दूसरे को भी खुदा ना ख्वास्ता अगर दिल का अटैक आ रहा है तो आप उनकी भी मदद कर सकते हैं। सर बात करते हैं थोड़ा सा ये कि बाहर ममालिक में हमने देखा है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो कि पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले उनकी इवैल्यूएशन करते हैं कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है, ये जॉब क्या कर रहे हैं, ताकि जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जाए तो उसको आसानी हो, कोई वो ऐसा काम ना कर ले जिससे दोबारा से उसकी जो बीमारी है वो एग्रीवेट हो जाए। तो क्या पाकिस्तान में भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का कोई रोल है, या आजकल हमारे हॉस्पिटल्स में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं या नहीं? देखिए ये बहुत ही आम सवाल है, इसे हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। जब आपको हार्ट अटैक होता है और आप हार्ट अटैक से रिकवर करते हैं, एंजियोप्लास्टी होती है और एंजियोप्लास्टी से पहले डिस्चार्ज करते हैं, बाईपास होता है, बाईपास के बाद जब आप ठीक होते हैं और आपको डिस्चार्ज किया जाता है तो मरीज़ को रेफ़र किया जाता है रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में। वो जो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है वो मरीज़ को बताता है कि आपने अब जब घर जाना है तो क्या क्या आप एक्टिविटी कर सकते हैं। तो वो एक्टिविटी, अगर बाथरूम तक जाना है उतना चला के देखें, कोई तकलीफ तो नहीं होती। घर में सीढ़ियाँ तो सीढ़ियाँ चढ़ा के देखें कि घर में जाके सीढ़ियाँ चढ़ने से कोई तकलीफ नहीं होगी। वॉशरूम है, वॉशरूम में जाके बैठ के देखें कि कमोड में बैठ के उठने से कोई तकलीफ तो नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें, और पेशेंट को कॉन्फिडेंस ये चीज़ें देती हैं। जब आप ये सारी एक्टिविटी करवाते हैं तो पेशेंट कहता है जी कि ये मैं सारी एक्टिविटी कर सकता हूँ और घर जाकर मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर आपने उसे ये बताना है कि इतना आप खा सकते हैं, पेट भर के आपने घर नहीं जाके खाना, भूख रख के खाना है, क्योंकि जितना भी आप खाएंगे आपका पेट भरा हुआ होगा, आपका दिल के ऊपर बोझ पड़ेगा और आपको एंजाइना हो सकता है, आपकी सांस खराब हो सकती है और आपके दिल की धड़कन खराब हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मरीज़ को, और ये रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की जो है वो जिम्मेदारी है। ये आई थिंक हमारे जो आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में और RIC में हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ था, जहाँ पे भेज के मरीज को गाइड किया जाता था। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मैं मैडम वहीद खान बात कर रहा हूँ टेक्सला से। जी सवाल पूछे। ये टेक्सला से। जी जी सवाल पूछिएगा। सवाल मेरा डॉक्टर साहब से ये है कि मेरे दिल के 2 वाल्व बंद हैं। एक पैदाशी है ही नहीं। अच्छा। एक तो मुझे कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है, चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा। मैं मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ RIC से। ठीक है। तो मुझे चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं और हर 10 मिनट के बाद मेरा दिमाग ऐसे रहता है जैसे बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है। उम्र क्या है आपकी और कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? 45 साल उम्र है मेरी और मेडिसिन उन्होंने लास्ट टाइम ये 12 अगस्त को दी थी मुझे। तो नाम पता है आपको? नहीं नाम सॉरी मैडम नहीं पता। बीमारी का क्या नाम? ठीक है, बीमारी का कोई नाम बताया है उन्होंने? उन्होंने ये बताया कि आपको ओपन हार्ट सर्जरी होगी। तो अच्छा ठीक है। मुझे टाइम दिया हुआ है लेकिन मेरे सेहत ठीक रहती है। ठीक है, ये बताइएगा कि कोई दिल का अल्ट्रासाउंड हुआ है कि दिल कितने % काम कर रहा है, कितना ब्लड पंपिंग कितनी हो रही है? 60%। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी जी ठीक है, आपकी बीमारी हमें समझ में आ गई है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर। जी आई थिंक ये इनकी पैदाइशी बीमारी लगती है जिसमें 2 वाल्व ख़राब हैं और एक पैदाइशी तौर पे एक वाल्व है ही नहीं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का ऑपरेशन होता है और उसमें से जो कंजरेंटल हार्ट डिजीज़ को सर्जन करते हैं वही इसका ऑपरेशन करते हैं और इनको उन्होंने तारीख दी हुई है, तो उन्हें आज से उस तारीख पे जाकर दाखिल हो जाएं और अपना ऑपरेशन करवाएं और अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह इनका ये वाले मसले हल हो जाएंगे। ये एक मसला जो हमारा है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का, जो पैदाइशी तौर पे दिल की बीमारियां हैं, इसकी हमारे पास डॉक्टर्स बड़े कम हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी कम है, कार्डिक सर्जन भी कम है, एनेस्थेटिस्ट भी कम है, ITC भी नहीं है। अभी इस पे गवर्नमेंट लगी हुई है कि हमारी जो आई थिंक पंजाब का जो सिलसिला है वो 30 से 40 हज़ार पेशेंट पेंडिंग है जो इंतज़ार कर रहे हैं सर्जरी का, क्योंकि सर्जरी जो जितनी होती है जितना आप आराम से कर सकते हैं वही सर्जरी होती है। फिर आपने देखना होता है कि रिज़ल्ट कैसे हैं और रिज़ल्ट भी अच्छे होने चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो अभी आई थिंक गवर्नमेंट इस पे लगी हुई है कि ये कैपेसिटी बढ़ाई जाए, यानी कार्डियोलॉजिस्ट भी ज़्यादा हों इस कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के और कार्डिक सर्जन्स भी ज़्यादा हों। सर यहाँ पर कॉलर हैं, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, एहसन करता कराची से। और माशाल्लाह आपके बड़े अच्छे हेल्थ के प्रोग्राम है, लोगों को घर बैठे माहिरीन से रहनुमाई मिलती है। मैं डॉक्टर साहब को जहमत देना चाह रहा था, ये मालूम करना चाहता कि डॉक्टर साहब एक तो ये कि जो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल है इस पे तो रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स खुद अपने आप को समझता है और डाइट, लाइफ स्टाइल, वॉक, एक्सरसाइज और तमाम चीजें खुद ही कंट्रोल कर रहा है, कभी ज्यादा खा लिया तो फिर कम खा लिया, ये मैनेज कर रहा है, उसके बावजूद अगर किसी को तकलीफ होती है तो आजकल ये जो डॉक्टर ECG कराने के बाद मुख्तलिफ नए नए ऐसे भी टेस्ट बताते हैं कि जिसकी बुनियाद पे मुस्तकबिल की प्रोडिक्शन या फोरकास्ट की जा सकती है कि इनको हार्ट का है। तो अगर कोई ऐसे नॉर्मल उसका ECG आता है, सब कुछ हार्ट बीट नॉर्मल है, लेकिन डॉक्टर ये कि भाई आप ये टेस्ट भी कराने इससे आगे का, तो इतने गहरे गहरे टेस्ट कराने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि उससे फिर वरी बढ़ जाती है इंसान को। तो ये जो नए टेस्ट आए जिसमें मुस्तकबिल की पेश गोई की जा सकती है कि इनको हार्ट अटैक, ये जब सजेस्ट किए जाते हैं तो ये कराने चाहिए, या अगर ECG नॉर्मल है और आप सही हैं तो फिर उसको रहने दी। थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल था आपका, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी इनका सवाल था कि आपकी चीज़ें जो हैं वो रिस्क फैक्टर्स अगर हैं तो उनको ठीक करें और नॉर्मल करें और उस पर एहतियात करें, और नॉर्मल हो जाएं तो ECG में अगर आ जाए तो ECG नॉर्मल आए तो क्या आगे फर्दर टेस्ट करवाने चाहिए कि नहीं करवाने चाहिए? आई थिंक ज़रूर करवाने चाहिए। रीज़न बिंग, एक मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चलने से सीने में दर्द हो, आपकी ECG भी ठीक आ जाए, ETD भी ठीक आ जाए, तो बहुत सारे ये टेस्ट हैं ये बीमारी को मिस करते हैं, फिर आगे फर्दर टेस्ट CT, एंजियो या एंजियोग्राफी करवानी पड़ती है। कई दफ़ा ETT करवा के आप नेगेटिव हो जाते हैं, मरीज़ जो है वो तसल्ली में चला जाता है मुझे कुछ नहीं, और घर जाकर उसे अटैक हो जाता है और अगले दिन हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये जब एक दफ़ा डॉक्टर को शक पड़ जाए कि आपको दिल की बीमारी हो सकती है, तो फिर आखिरी हद तक जब तक ये 100% पता ना चल जाए बीमारी है या नहीं है, फिर ये टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। दूसरे जितने लोग 40 साल से ऊपर हैं उन्हें अपना कोलेस्ट्रॉल, शुगर, किडनी के टेस्ट, ECG, इको जो कि अल्ट्रासाउंड हार्ट का, और ETT स्ट्रेस टेस्ट, वर्जिश वाला टेस्ट है, ये ज़रूर करवाने चाहिए। ये हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। ये हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ नहीं होती, सीने में दर्द नहीं होता, लेकिन जब हम ETT करते हैं तो ETT में उनकी ETT ख़राब होती है, चलने से उनकी ECG ख़राब होती है, बेड लेटने से ख़राब नहीं होती। वहाँ से पता चलता है कि नहीं इसकी नालियाँ बंद हैं, आप फर्दर और टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो आपको जब ऐसी कोई चीज़ हो तो हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट, जो मुस्तनद कार्डियोलॉजिस्ट, उसके पास चले जाएँ। कई दफ़ा आपके सिम्टम्स ऐसे होते हैं, आपकी बीमारी चीख रही होती है कि मैं मौजूद हूँ और डॉक्टर कहता है आप नॉर्मल है।
वो फिर वो जो सही स्पेशलिस्ट है, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो पिक करता है उस डिजीज़ को और आपको हार्ट अटैक होने से बचाता है या कार्डियक अरेस्ट होने से बचाता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है, जहाँ पे ज़रूरी है ये टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। सर यहाँ पर कॉलर एक और उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं नासर बोल रहा हूँ सहीवाल से। जी सवाल पूछे। ये मेरे जो से दिल वाली जगह है ना, उधर से दर्द बहुत ज्यादा होती है, कोई काम काज नहीं होता और घर बैठा हूँ, कोई ना मैंने मेडिसिन ली है, तो आपसे ये मशवरा करना चाह रहा हूँ मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करूँ। अच्छा भाई ये बताइएगा उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 30 साल है। 30 साल है। और ये दर्द कितना शदीद होता है? इससे क्या पसीने भी आते हैं, कहीं पर ये जाता भी है, बाजू में, पीछे कंधों में? जी ये जिस्म जो वो भी दर्द करता, साथ काम नहीं होता, काम करता हूँ तो इधर से दर्द होती है। ठीक है, ये बताइएगा खानदान में किसी को दिल का मसला है? आप कोई सिगरेट वगैरह पीते हैं? जी सिगरेट वगैरह पीता हूँ। ठीक है। दिल के कोई टेस्ट हुए, कोई ईसीजी, कोई एको, कुछ इस तरह के टेस्ट हुए आपके? नहीं मैंने पहले नहीं करवाया टेस्ट। कोई टेस्ट भी नहीं करवाए, ठीक है। और कोई साथ ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं सर ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं ये पहली दफा मुझे हुआ है। वालदैन? अच्छा ठीक है। वालदैन में किसी को है दिल का मसला? जी दिल का मसला नहीं, वो घर वाले को तो नहीं है, मुझे ही है। ठीक है, ये बताइएगा कि ये दर्द बैठे हुए भी आता है या सिर्फ काम पर आता है? काम करने जब काम करता हूँ उस टाइम आता है, पहले नहीं आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, बहुत यंग है, 30s में। आई थिंक इनका जो लगता है मसला वो पट्ठों का ज्यादा लगता है, दिल वाला मसला नहीं लगता। इन्हें चाहिए कि सबसे पहले तो सिगरेट बंद करें, इनके जिस्म में दर्दें खत्म हो जाएंगी, और फिर काम करना शुरू करें, उससे दर्दें खत्म होंगी। फारग बैठने से आपको बहुत दर्दें होंगी। अब जब आप काम करना शुरू करेंगे, वर्जिश शुरू करेंगे, रोजाना आधा घंटा चलेंगे, जाके मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, आपकी सारी दर्दें गायब हो जाएंगी। एक दफ़ा ज़रूरी है कि आपके नज़दीक, घर के नज़दीक जो डॉक्टर साहब हैं उन्हें एक दफ़ा जाके ज़रूर दिखा दें। ये आपको दिल की तकलीफ़ नहीं लगती, ये सुस्ती वाली तकलीफ़ लगती है, बैठने वाली तकलीफ़ लगती है। काम करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और जो डॉक्टर साहब आपको टेस्ट बताएं, जो आपको देख के वो टेस्ट ज़रूर करवाएं। आज से काम करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपकी ये दर्दें ठीक हो जाएंगी। और आज से ही आप सिगरेट पीना बंद कर दें। हाँ, सिगरेट बंद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं समीना दुरानी पिंडी से बात कर रही हूँ। जी समीना, सवाल पूछे। मैंने सवाल ये पूछना है कि मेरा इको का टेस्ट हुआ है काफी टाइम पहले। ठीक है। मेरे ना, मैं जब अगर कोई सोती हूँ दिन को तो कभी मुझे नींद नहीं आई, तो अगर भूल चूक के सो जाऊं, अगर रात को भी कई दफा ऐसा होता है, मेरा दिल डूबने लगता है और मेरे में हिम्मत नहीं होती किसी को आवाज दूं। जब मेरी वो अपने तरीके पे जब वो सही होगा, उसके बाद मैं उठूंगी, मेरे सारा जिस्म तोतला हुआ होता है, ताकत ही नहीं होती। अच्छा। और मेरे दिमाग की बात दफा रगे और दिल की धड़कन दोनों ना तेज तेज चलने लग जाते। ठीक है, उम्र क्या है आपकी और कौन कौन से टेस्ट हुए हैं आपके? मेरा इको का टेस्ट हुआ है, काफी टाइम पहले हुआ था। उन्होंने मुझे ये कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल नहीं है, नावल हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे एक टैबलेट लिख के दी थी, वो मैं ले रही हूँ। कौन सी टैबलेट है? ये BRILOIL। ठीक है, साथ कोई शुगर भी है आपको या ब्लड प्रेशर का मसला? नहीं मुझे शुगर नहीं है। वजन कितना है आपका? मेरा 60 है। अच्छा ठीक है, वजन तो इतना नहीं है। उम्र मेरी 55 साल है। अच्छा, चलती फिरती हैं आप? जी मैं काम करती हूँ, घर के सारे बाहर से लाना, ये करना, बल्कि मुझे घुटने की तकलीफ है, मैं फिर भी नहीं आराम से बैठती। ठीक है, एक्सरसाइज वाला टेस्ट हुआ है दिल का? नहीं वो नहीं हुआ, ECG हुई थी और ये मैंने उन्हें बताया। एको पे उन्होंने बताया कितने % दिल काम कर रहा है? नहीं उन्होंने ये नहीं बताया। अच्छा ठीक है, खानदान में किसी को है ये दिल का मसला? जी मेरी मामा को है, उनका तो वो पड़े बाल पड़ चुके। ठीक है, और किस उम्र में उनको पड़े थे ये तकरीबन उनकी उम्र होगी 60 साल थी। ठीक है, आपके बाकी टेस्ट हुए कोलेस्ट्रॉल वगैरह के और शुगर के, वो सब कुछ ठीक है या नहीं? हाँ ठीक है, वो सब कुछ ठीक है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का भी और शुगर का। और वो भी पहले करवाए थे या अभी रिसेंटली करवाए हैं? नहीं तकरीबन 1 साल पहले करवाए। 1 साल हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी आई थिंक इन्होंने बताया, आई थिंक डॉक्टर को दिखाया भी RIC में, और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, को भी ठीक है, ECG भी ठीक है। एक बड़ा ज़रूरी इनका टेस्ट है, वो है स्ट्रेस टेस्ट, जो वर्जिश वाला टेस्ट है, ETT हम जिसे कहते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट है, वो इन्हें ज़रूर करवाना चाहिए।
अपने ब्लड टेस्ट दोबारा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, गुर्दे के टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। और अगर ETD इनकी ठीक आ जाती है और ब्लड टेस्ट ठीक आ जाते हैं तो फिर ये वॉक करना शुरू करें। घर के काम काज तो चलें ठीक है, लेकिन आधा घंटा रोज़ाना वॉक करें और उससे इनकी जो दर्दें और जो हार्ट सिंकिंग है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और कई दफ़ा होता यह है कि आप बैठे रहने की वजह से, ना चलने की वजह से, घर में हर वक्त बैठ के काम करना, किचन में बैठ के काम करना, और अगर थोड़ा बहुत काम करते हैं तो घर में इतना काम नहीं होता कि बंदे की एक्सरसाइज हो जाए। तो एक एक्सरसाइज के तौर पे आधा घंटा निकालें, वो करें तो आपकी बहुत सारे सिम्टम ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले इन्हें अपनी ETD ज़रूर करवा लेनी चाहिए कि उनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनकी वालदा को 60 साल की उम्र में स्टेंट पड़े हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ऐसा कोई मसला चल रहा हो, तो उसको जो है वो डायग्नोज करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इनका स्ट्रेस टेस्ट और बाकी टेस्ट हो। बिल्कुल, आपके टेस्ट जो हैं वो 1 साल पहले हुए हैं, तो 1 साल में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खून के सारे टेस्ट करवा लें, दिल के टेस्ट भी करवा लें, ठीक है, क्योंकि आपकी वालदा को ये मसला रहा है। थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात या हार्ट सिंकिंग, अगर सारे टेस्ट आपके ठीक आ जाते हैं तो फिर इसमें ये भी होता है कि बाज़ औक़ात सर ये मिड लाइफ क्राइसिस भी होता है, ख़वातीन में स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है कि वो बहुत सारी सोचें उनके दिमाग में होती हैं जिसकी वजह से उनका दिल घबराता है। जब वो बेड पर जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो कि दिन भर वो भूली हुई होती हैं वो जहन में आ जाती हैं। तो ये उस सूरत पे है अगर आपके टेस्ट सारे सही आए, और उसके लिए भी ये है कि जब आप वॉक करना शुरू करेंगी तो ये सोचें और ये परेशानी और ये जो हार्ट सिंकिंग है ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। बट हम हमेशा से ये कहते हैं कि टेस्ट लाजमी है। फिर कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन सर, जो एक कॉलर ने हमसे किया कि अक्सर डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं, ठीक है सर, मैंने भी प्रैक्टिस में ये देखा है, इवन बीइंग अ डॉक्टर, अगर मैं भी एक मरीज़ बनकर डॉक्टर के पास जाती हूँ और मुझे टेस्ट लिख के दे रहा होता है तो मुझे भी परेशानी हो रही होती है। ये एक नेचुरल परेशानी है, हर बंदा अपनी पॉकेट को देखकर चलता है। तो ये टेस्ट सर काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन जिस तरह कि आपने कहा कि बड़ा ज़रूरी है, डॉक्टर कभी भी नाजरीन वो टेस्ट नहीं लिखता जिसकी ज़रूरत नहीं होती। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट सर? जी आई थिंक देखें, अभी आपके अफोर्डेबिलिटी वाला इशू है, तो उसमें से हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें ये टेस्ट सारे फ्री होते हैं, ठीक है, और उसमें से आप जाके एक दफ़ा ये टेस्ट करवा सकते हैं। अब जहाँ पे जब आपको तकलीफ़ हो रही है और आपने डायग्नोज करना है और कई दफ़ा फिर आपको बीमारी आप पकड़ती है, तो वो ये टेस्ट ही हैं जो बताते हैं। और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें चाहिए कि जो सरकारी अस्पताल आपके घर के नज़दीक जो भी है हार्ट वाले हैं वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे एक दफ़ा ब्लड टेस्ट, एको, ETD वहाँ पे हो जाए तो एटलीस्ट आपको बीमारी का पता चल जाता है। मैं हमेशा इस प्रोग्राम में ये कहते हैं कि जब आपको चलने से सीने में दर्द हो, जब आप चढ़ाई चढ़ें, सीढ़ियाँ चढ़ें आपको दर्द हो, जब कोई वजनी चीज़ उठाएं आपको दर्द हो, जब गुस्से में बोलें या ज़ोर से बोलें या ज़्यादा खाया हुआ हो तो आपको सीने में दर्द हो, तो ये दिल की तकलीफ़ है। और इसका उस वक्त तक पीछा करें जब तक ये साबित ना हो जाए कि आपको दिल की तकलीफ़ नहीं है। इसके लिए आखिरी टेस्ट इवन CT एंजियो भी करवाना पड़े तो वो करवा लें, ताकि एक दफ़ा आपको भी तसल्ली हो जाए, डॉक्टर को भी तसल्ली हो जाए कि ये जो आपको सिम्टम्स हो रहे हैं ये दिल की वजह से नहीं है। क्योंकि जो चलने से दर्द होता है ये हार्ट अटैक वाला दर्द होता है, हमेशा हार्ट अटैक वाला दर्द, जब तक साबित ना हो कि हार्ट अटैक वाला दर्द नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। देखिए, अगर आप नहीं करवाते एंजियो या CT एंजियो नहीं करवाते हैं और आपकी नहीं है मर्जी तो ना करवाएं, लेकिन डॉक्टर से अपना एक नुस्खा ज़रूर लिखवा लें, ताकि वो नुस्खा जो है आपके जो रोज़मर्रा का काम है, जो रोज़ाना की आपकी रूटीन है, उसके ऊपर कोई असर ना हो। आप अपना काम और अपने रोज़गार के लिए जो काम करना चाहते हैं वो काम करते रहें, लेकिन दवाई अपनी बाकायदगी से और परहेज़ जो है बाकायदगी से करें, सिगरेट ना पिएँ, वज़न को कम करें और नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करें। और सर यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं अक्सा बात कर रही हूँ लोधरा से जी। मेरे साथ ये मसला है कि मैं सांस लेती हूँ ना तो सही तरह सांस नहीं आता मुझे। अच्छा ठीक है, कब से हो रहा है ये मसला आपको और उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 25 साल है, मुझे काफी अरसे से ये मसला है। अच्छा। ECG भी करवाई है, वो भी बिल्कुल ठीक आती है। वजन अच्छा ठीक है, वजन कितना है? थायराइड के टेस्ट हुए हैं आपके? वजन में जी थायराइड मेरा ठीक है, मेरा वजन जो है वो 62 है। 62 है, ठीक है। और ये सांस नहीं आ रहा है, इसके साथ कोई और मसला भी हो रहा है? कोई दर्द आ रहा हो दिल में या कोई और मसला? दिल में कभी कभार हो जाता है, हल्का हल्का सा ऐसे फील होता है उल्टे हाथ में और दिल में। ठीक है, दिल के कोई टेस्ट हुए हैं आपके? नहीं। अच्छा ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? जी सर। डॉक्टर को दिखाया? जी मेरे हाथों पाँवों में रेडनेस रहती है और बर्निंग भी होती है। अच्छा ठीक है, कोई शुगर के टेस्ट हुए हैं? किसी डॉक्टर को दिखाया है? कोई बेसलाइन टेस्ट हुए हैं आपके?
जी ECR जो है वो ज्यादा, ESR ज्यादा आता है मेरा, CRP भी ज्यादा है, और बाकी टेस्ट शुगर के भी ठीक है, CBC भी ठीक आता है। सही। खानदान में किसी को दिल का मसला है? जी। अच्छा है, किसको है? कोई अब्बू के खानदान से कोई रिश्तेदार। अच्छा ये बताइएगा, ये घुटन का एहसास रात को सोते वक्त होता है या दिन में भी होता है? ये हर वक्त ही रहता है। हर वक्त ही आपको सांस में मसला होता है, ठीक है। रंग आपका जो है वो पीला तो नहीं है? खून की कमी नहीं, पीला तो नहीं है, ये है कि मेरे हाथों पाँव का कलर चेंज होता रहता है। अच्छा ठीक है, सही। दमे की शिकायत है? हाँ, दमे की शिकायत है आपको? नहीं, दमे का मसला नहीं है, खांसी वगैरह भी नहीं है, कुछ नहीं है। परेशान तो नहीं? ठीक है, परेशान तो नहीं रहती? जी परेशान रहती हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब देते हैं जी। वेरी यंग पेशेंट 25 ईयर ओल्ड हैं और घुटन का इनको एहसास होता है और टेस्ट जो बेस लाइन उन्होंने किए हैं वो काफ़ी हद तक ठीक किया है। जी हाँ, उसमें आई थिंक ज़्यादातर तो इनका एंग्जाइटी वाला इशू लगता है और इन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब को ज़रा एक दफ़ा दिखा लें। हो सकता है, देखें कई दफ़ा होता है कि स्टेज पे आपको पता नहीं होता, आप एक्सरे करते हैं, पता चलता है हार्ट बड़ा हुआ तो नहीं है, आप फिर उसके बाद एको करते हैं, अल्ट्रासाउंड हार्ट का देखते हैं, कोई पैदाइशी तौर पे दिल की बीमारी तो नहीं है। कई दफ़ा ख़वातीन में होता है कि मायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, वो आपने देखना होता है कहीं वो तो नहीं है। तो ये बेस लाइन टेस्ट बड़े ज़रूरी होते हैं, जो अगर एको भी ठीक है, ECG भी ठीक है, बाकी चीज़ें भी ठीक है, फिर फाइनली होता है जी ये एंग्जाइटी, और अगर एंग्जाइटी है तो उसका इलाज आपने देखना। हमारा आई थिंक सबसे बड़ा जो इशू है ना हमारा एंग्जाइटी, डिप्रेशन का, और हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसके जितने इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हम उन्हें डायग्नोज नहीं करते, मैं रिकग्नाइज नहीं करते, घर वाले भी उसको रिकग्नाइज नहीं करते। और हमारे पास डॉक्टर्स की भी बड़ी कमी है, साइकेट्रिस्ट की बड़ी कमी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बड़ी कमी है, और ये हैं जो आइडेंटिफाई किए जाएं प्रॉब्लम और इनको अगर साइकोथेरेपी से ठीक किया जाए तो बहुत सारे ये मसले जो आराम से ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये इश्यूज़ हैं, आई थिंक हमें जो हर लेवल पे जाके ये मेंटल हेल्थ वाले जो क्लिनिक्स हमारे होने चाहिए, जो इस तरह के लोगों को देखे जिनको फिजिकली ऑर्गेनिक कोई डिजीज़ नहीं है लेकिन इस तरह की कोई अगर बीमारी है तो उसका भी इलाज हो सके। सर, और इसमें मसला ये आता है कि घर वाले अक्सर से ये कह रहे होते हैं कि जी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको परेशानी है तो क्या है, आप इस ट्राई टू गेट ओवर इट। लेकिन ये मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें कि आपने बात की कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की इसमें ज़रूरत होती है। और अच्छी बात यह है सर, मैंने अब देखा है कि यंग बच्चे जो हैं वो साइकोलॉजी की फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बड़े हमारे यंग बच्चे एंथुजियास्टिक हैं इस हवाले से, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि जब आप बात करते हैं अपने साइकोलॉजिस्ट से तो वो आपको जज नहीं करता। मुसीबत ये है कि अगर आप अपनी मदर से अपना मसला बता रहे हैं तो वो माँ होकर सोचती है, अगर आप अपने भाई से बात कर रहे हैं तो वो भाई होकर सोचकर आपको मशवरा देता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो ओवरऑल एक डॉक्टर के हैसियत के तौर पर आपको मशवरे देता है और उससे आपके मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन ये तब है जब आपके सारे टेस्ट ठीक आ जाएं, कोई फिजिकल बीमारी ना हो। और मेंटल हेल्थ जिस तरह आपने बात की सर, पहले इसको टैबू समझा जाता था लेकिन अब इस हवाले से अवेयरनेस में काफी इजाफा अभी भी लोग नहीं जाते डॉक्टर के पास, कहीं वो लेबल ना लग जाए। सर डॉक्टर्स भी नहीं जाते। उसमें बेसिकली यही तो चीज़ है ना, ये टैबू नहीं है, ये तो एक इलनेस है। ये देखें, मेंटल इलनेस ऐसे ही है जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी। ये ऊपर केमिकल जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है, दिमाग में केमिकल बैलेंस ख़राब हो जाता है, और उस केमिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक तो आपको साइकोथेरेपी शुरू होती है, दूसरी कुछ मेडिसिन होती हैं जो केमिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करती हैं और वो दवाइयाँ आपको जारी, और ये बीमारी है और इसको जब तक आप इलाज नहीं करवाएंगे ये ठीक नहीं होगी। और वो बंदा जो कि जिसका इलाज हो जाए, ठीक हो जाए, 100% ठीक होके अपना काम काज करना शुरू कर देते, वो बिल्कुल डिसेबल होकर बैठ जाता है और वो काम भी नहीं कर सकता, और वो सोसाइटी में मूव नहीं कर सकता, फैमिली में मूव नहीं कर सकता, अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकता। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आपको इस तरह का इशू हो तो स्पेशलिस्ट को दिखाएं, साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, और वो साइकेट्रिस्ट अगर एडवाइस करे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर साइकोथेरेपी की ज़रूरत है तो फिर उन्हें वहाँ से अपनी ये साइकोथेरेपी करवानी चाहिए। सर, अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आए जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया का मसला था कि उनको घुटन होती थी तंग जगहों में, तो उन्होंने जहन में ये बिठा लिया था कि मुझे दिल का कोई मसला है और मेरी डेथ हो जाएगी। हालांकि उनके दिल के सारे टेस्ट ठीक थे लेकिन फिर भी वो इस बात पे बज़िद थे कि जी मुझे कुछ हो जाएगा। तो जब डिग आउट किया तो उनको ये मसाइल थे, और उनको जब कहा गया कि आपने साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि उनको थोड़ी सी इसमें कोफ्त हो रही थी कि जी मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास, अच्छा डॉक्टर साहिबा ये देख लें, ये टेस्ट। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि
मसला आपके दिल के साथ नहीं है या कोई और मसला नहीं है, मसला आपके जहन में है और आपकी सोच में है, और जिस तरह कि आपने कहा कि वो भी केमिकल इम्बैलेंस है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक कोलैबोरेशन हो डॉक्टर्स की भी और एक मेंटल हेल्थ चेकअप भी हो। यानी अगर एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास एक पेशेंट आ रहा है तो सर ये बड़ा अच्छा हो जाए कि हमारे मुल्क में अगर ऐसा हो जाए, इंशाल्लाह फ्यूचर में वी होप कि ऐसा हो कि हम कोलैबोरेट करें डॉक्टर्स आपस में कि एक इवैल्यूएशन हो जाए, क्लिनिकल इवैल्यूएशन भी हो जाए, मेंटल इवैल्यूएशन भी हो जाए, ताकि बीमारी को हर तरफ से हम टैकल कर लें तो बहुत सारे मसाइल वहीं पर हल हो जाएंगे। सर बात करते हैं अब ज़रा हाइपोथायरॉयडिज्म के हवाले से, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म एक बहुत आम मसला बनता चला जा रहा है। तो क्या हाइपोथायरॉयड का मरीज़ जो होता है, इज़ दैट पेशेंट मोर प्रोन टू हैविंग हार्ट डिजीजेस, क्योंकि इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर आपका लिपिड प्रोफाइल भी ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए उसमें बड़ा सबसे बड़ा ज़रूरी है कि एक तो इसको डायग्नोज करना ज़रा मुश्किल होता है। हम अगर रूटीन में टेस्ट ना करवाएं थायराइड के तो आपको पता नहीं चलता कि ज़्यादातर हाइपोथायराइड वाले जो हाइपरथायराइड वाले हैं उनका ज़रा पता चलता है, जिटरी होते हैं, गुस्सा आता है, पसीना ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगती है, वज़न लूज़ करना शुरू कर देते हैं, हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो होते हैं दूसरे वो स्लो होते हैं। वैसे भी कुछ बंदे स्लो होते हैं, वेट गेन करते हैं, स्किन जो है जो जल्द है वो ख़राब रफ़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, थकावट हर वक्त रहती है। और वो जब आप थकावट हमारे हर मरीज़ को हर वक्त ही रहती है, तो इसलिए वो वाली जो चीज़ है आई थिंक रूटीन में टेस्ट एक दफ़ा थायराइड के हो जाए। अगर आपकी फैमिली में थायराइड की डिजीज़ है फिर आपको ज़रूर टेस्ट करवा लेनी चाहिए। कई दफ़ा फैमिली डिजीज़ के बगैर भी आपको थायराइड का मसला हो सकता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि थायराइड के टेस्ट कराने चाहिए। जब हाइपोथायराइड हो या हाइपर थायराइड, दोनों ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव जो है उन दोनों में हार्ट डिजीज़ होती है। अच्छा। जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें तो ये होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस और चर्बी अंदर नालियों में बंद होने वाली स्पीड बढ़ जाती है, चाहे वो टांग की नालियों, चाहे दिल की नालियाँ, चाहे दिमाग की नालियों। तो उसमें से कई दफ़ा ब्लड थिक हो जाता है और कई दफ़ा नाली इतनी ब्लॉक नहीं होती, बल्कि हाइपोथायराइड वालों को हार्ट अटैक पहले हो जाता है। अच्छा। हाँ, नाली इतनी ब्लॉक नहीं होती। तो जब तक आप उसको हाइपोथायराइड जो उसका लेवल है थायरक्सिन वाला वो नहीं सही करेंगे, TSH वाला लेवल ठीक नहीं करेंगे थायरक्सिन दे के, उस वक्त तक आराम नहीं आएगा और बहुत सारे मसले, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और बंदा काम करने के काबिल नहीं रहता। और ज़्यादातर ये ख्वातीन में होता है। हाँ, और उसमें से वो काम करने के काबिल नहीं रहते, थक जाती हैं, सर्दी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, वेट बढ़ जाता है और स्किन खराब होती है और बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिम्टम है जो कि आपको शक डालती हैं कि हाइपोथायराइड हो सकता है। इसी तरह अगर हाइपरथायराइड है तो हार्ट जो है वो एनलार्ज होकर फेल हो जाता है और उसमें भी हार्ट अटैक हो सकता है, दिल की रफ्तार तेज़ होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, टैकीकार्डिया हो जाता है। तो ये चीज़ें जब तक इन दोनों कंडीशंस को आप कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका मरीज़ जो है वो किसी भी बीमारी, स्पेशली हार्ट की किसी भी तकलीफ में मुब्तला हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों को कंट्रोल करना और चेक करना जो है बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से हम टेस्ट भी करवाते हैं नाजरीन। जब भी डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो वो बेसलाइन टेस्ट इसीलिए बताता है क्योंकि ये छोटी छोटी बीमारियां हैं जो कि बाज़ औक़ात अलामात भी नहीं दे रही होती, बट दे आर देयर, और ये फिर आपको बड़े नुकसान का सबब बन जाती हैं। जिस तरह कि आपको दिल का मसला कर सकती हैं, आपके और मसाइल कर सकती हैं। जिस तरह कि आपने कहा कि इन लोगों में बाज़ औक़ात हार्ट अटैक पहले हो जाता है। तो इस वजह से हमारा मैसेज ये भी है कि एक दफ़ा साल में अगर आप ये खून के टेस्ट करवा लेते हैं, ऑल्दो के थोड़े पैसे लगते हैं लेकिन ये इनका हमेशा फ़ायदा होता है, नुकसान कोई नहीं होता। अच्छा सर, अगर एक पेशेंट है जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है और वो ETT नहीं करवा सकता, या फिर ओल्ड एज में हमने देखा है कि घुटनों के बड़े मसाइल होते हैं तो वो तो चल ही नहीं सकते, तो कहते हैं डॉक्टर साहबा मैं तो ये एक्सरसाइज वाला टेस्ट नहीं करवा सकता, तो फिर ऐसे पेशेंट्स कौन से टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं? देखिए, एक तो होता है थैलियम स्कैन। वो स्कैन ऐसे होते हैं, उसके 2 किस्म के स्कैन होते हैं। उसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल देते हैं और वो फिर जहाँ पे ब्लॉकेजेस हो आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं। उसमें 2 तरह से आप वो टेस्ट करते हैं। एक एक्सरसाइज वाला टेस्ट करते हैं, अगेन जैसे आपने कहा घुटने ज़्यादा ख़राब हैं और वज़न ज़्यादा था, एक्सरसाइज तो आप कर नहीं सकते, तो वो एक उसमें होता है फार्माकोलॉजिकल टेस्ट। वो इंजेक्शन दे के वो टेस्ट करते हैं और वो पता चल जाता है जी कि यहाँ पे ब्लॉकेज है, और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो CT एंजियो या एंजियो करवा सकते हैं। और अगर आप ये थैलियम स्कैन ना भी करवाएं तो CT एंजियो अपनी करवा लें। आजकल नॉन इन्वेजिव टेस्ट है कि आप इंजेक्शन एक होता है और साथ ही आपकी CT स्कैन हो जाता है और आपकी नालियों की तस्वीर आ जाती है और उसमें पता चल जाता है कि आपकी नालियों में ब्लॉकेज है कि नहीं। वो अगर ब्लॉकेज का पता चल जाए तो उसको कंफर्म करने के लिए कि अगर वो सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है यानी 70% या उससे ऊपर है जिसको स्टेंट की ज़रूरत है या बाईपास की ज़रूरत है, तो फिर आप एंजियोग्राफी करवा लें। और अगर थोड़ा है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है, तो आप मेडिसिन के साथ ही उसे आप इलाज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो टेस्ट हैं जो कि अगर आपको चला ना जाए, वेट ज़्यादा हो तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सही, ठीक है।
सर एक गोली है इनरॉल के नाम से मार्केट में आती है और बाज़ औक़ात जब आपको टेंशन या एंग्जाइटी होती है तो आपको वहाँ पे फार्मासिस्ट जो बैठा होता है या दुकानदार जो बैठा होता है वो कहता है बाजी आप ये इनरॉल की गोली ले लें। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आए ऐसे, और स्पेशली ये मैं स्टूडेंट्स के हवाले से बात करना चाहती हूँ क्योंकि आजकल बड़ा ये इस्तेमाल बढ़ गया है। एक स्टूडेंट दूसरे को बताता है कि आप ये गोली इस्तेमाल कर लें। तो क्या इनरॉल की गोली कोई ख़तरे का सबब भी बन सकती है अगर आपको कोई अंडरलाइंग हार्ट इशू हो और या आपकी हार्ट बीट को बहुत ज़्यादा स्लो कर दे? इस हवाले से क्या कहेंगे? कोई भी दवाई डॉक्टर की इजाज़त के बगैर नहीं लेनी चाहिए और या उसके प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर दवाई जिसमें सेहत है उसमें नुकसान भी है, वो आपके लिए जहर साबित हो सकती है। जैसे आपने इनरॉल का नाम लिया, ये बीटा ब्लॉकर है, ये जो लोग दमे वाले हैं उनका दमा ख़राब कर देती है, यानी दमे में अचानक सवेयर हार्ट अटैक होगा और सांस बंद हो जाएगा। इसी तरह कुछ लोगों की हार्ट बीट बड़ी स्लो होती है। अगर हार्ट बीट जिसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, अगर वो स्लो होगी तो आप इनरॉल देंगे तो फर्दर स्लो होकर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या बंदा भी हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। इसी तरह जो शुगर वाले मरीज़ हैं, हमारी कोशिश होती है कि शुगर वाले मरीज़ों को इनरॉल ना दी जाए। उसकी वजह ये होती है कि शुगर वाले मरीज़ों में जो हाइपोग्लाइसीमिया वाले सिम्टम्स हैं, यानी जब शुगर कम होती है और आपको टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ता है और पसीना आता है, इनरॉल इसको रोक देती है और आपको ये वार्निंग सिम्टम्स नहीं मिलते। और फिर जो शुगर वाले हो और जिनकी टांगों की या बाजू की नालियों में जो डिजीज़ या ब्लॉकेज जिसे हम पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ कहते हैं, वो जब होती है तो इनरॉल और उनको सकेड़ती है, कंस्ट्रिक्ट करती है और आपको स्कीमिया वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बगैर डॉक्टर के एडवाइस के किसी किस्म की कोई मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि वही मेडिसिन जो एक मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है आपके लिए जहर साबित हो सकती है और आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सही। और ये भी यहाँ पर मैं सर कहना चाहूँगी कि बहुत सारे मरीज़ के जो रिश्तेदार होते हैं, अगर मरीज़ को कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल रही है तो वो खुद से बड़ा बीच में ना अपनी डॉक्टरी भी झाड़ रहे होते हैं कि खुद से ही चीज़ों को कम किया, ज़्यादा किया। डॉक्टर आता है, वो देखता है पेशेंट या तो ख़राब हो चुका होता है या इम्प्रूव कर जाता है, तो वो कहते हैं कि जी डॉक्टर को नहीं पता था, हमने सेटिंग्स को चेंज किया। तो सर ये भी एक मैसेज दे दें कि रिश्तेदारों को किस हद तक इंटरफेयर करना चाहिए इलाज में, क्योंकि डेफिनेटली अगर एक डॉक्टर है, उसने 5 साल की डिग्री की हुई है, उसको पता है कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। जिस तरह कि हमने इनरॉल की बात की कि एक गोली है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसके कितने नुकसान आते हैं। जिस तरह कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक सिस्टम रखा है। हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट को पता ही ऐसे चलता है कि मेरी शुगर लो हो रही है कि उसका जो है पसीने आने लग जाते हैं, हार्ट रेट चेंज हो जाता है। तो आप खुद से ही चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, तो इज़ इट गुड और बैड? इट्स वेरी बैड जी। उसमें से बड़ा ज़रूरी है कि डॉक्टर के अलावा कोई और एडवाइस ना करे। देखिए, जहाँ पे आपको पता भी है चीज़ों का कि ऐसे हो सकती है, जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल ना हो तो चलें ठीक है, आप वो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हमेशा डॉक्टर के एडवाइस के बगैर जो है वो कोई करना चाहिए। हमारे वो मरीज़ बहुत अच्छे रहते हैं जो सिर्फ डॉक्टर के मशवरे पे अमल करते हैं, घर वालों के मशवरे पे और दोस्त के मशवरे, हमसायों के मशवरे पे अमल नहीं करते। वो हमेशा ठीक रहते हैं, उनकी बीमारी कंट्रोल में रहती है। दवाइयाँ ऊपर नीचे करना वो दवाई डॉक्टर के मशवरे से करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा दवाई अगर आप बंद करते हैं या खुराक कम करते हैं तो वो जो बीमारी का कंट्रोल है वो ख़राब हो जाता है और बीमारी को फिर ज़्यादा आपको जो है ना तकलीफ होती है, वो आपको टाइम लगता है, है, कोशिश बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर जाके बीमारी कंट्रोल होती है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप चाहते हैं कि आपको तकलीफ़ ना हो और बार बार अस्पताल ना भागना पड़े एमरजेंसी में और डॉक्टर के पास ना भागना पड़े, तो जो मशवरे पे आपको बताया जाता है उस पर अमल करें और दवाई अपनी बाकायदगी से लें और डॉक्टर के अलावा किसी और से मशवरा ना लें। सही सही, बिल्कुल। ये बड़ा अहम है कि डॉक्टर के अलावा आपने किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना। डेफिनेटली उन्होंने एक तालीम हासिल की हुई है इसकी, और गूगल पे बहुत सारे लोग जो कि क्लेम कर रहे हैं कि वो डॉक्टर्स हैं। अच्छा सर, हर बंदा ही नुस्खे भी दे रहा है और हर बंदा मेडिकल एडवाइस दे रहा है, क्योंकि वो उनकी वीडियोस इस तरह से देखी बहुत जाती है और मैंने देखा है कि बहुत सारी वीडियोस वो शेयर भी हो रही होती हैं और उनके व्यूज़ भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, डॉक्टर जो बता रहे हैं वो सुन नहीं रहे, लेकिन गूगल को काफ़ी सुना जाता है, तो ये बड़ा अलमिया है हमारी तरफ स्पेशली। सर, क्या हर किस्म का तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या कोई तेल ऐसा भी है जो कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता? नहीं, देखें, तेल जो है सब में कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू घी जो है वो कम होता है। इसलिए आप जितना कम तेल जैसे हम कहते हैं ना कि जब आप कोई खाना बनाएं तो उसमें चिकनाई ज़्यादा नज़र नहीं आनी चाहिए, तरी नज़र नहीं आनी चाहिए, तेल का कम इस्तेमाल, तेल नज़र नहीं आना चाहिए। जितना तेल ज़्यादा होगा उतना उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाएगा। अगर आप तेल को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसमें चर्बी कम है या कोलेस्ट्रॉल कम है, तो आप जितनी उसकी मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वही मिकदार ऊपर चली जाएगी। जितने वेजिटेबल आयल्स हैं, जितने नबाताती आयल्स हैं,
उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है लेकिन थोड़ा होता है। उसमें सरसों का तेल हो गया, कनोला का तेल हो गया, मकई का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, ये सारे के सारे इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छे तेल हैं, लेकिन इनकी मिकदार कम होनी चाहिए। इसमें तरकारी जो है उसमें नज़र नहीं आना चाहिए। और ये इसका ये मतलब नहीं कि आप इसके पराठे खाना शुरू कर दें। हाँ। वो वाला जो चीज़ अगर कहीं पराठा खाने को दिल भी करता है तो हफ्ते में एक दिन कर लें। स्पेशली बच्चों का चलो ठीक है, जहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज है, भागना दौड़ना, जितना वो खाते हैं उतने ही वो जला देते हैं, उनकी कैलोरीज बर्न होती हैं, वो तो चले ठीक है। लेकिन जो एक खा के बैठ जाता है, वज़न बढ़ता चला जाता है और यही तेल नालियों में चला जाता है और नालियों को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। सर, इस पर मैं एक शेयरिंग यहाँ पर करना चाहूँगी कि मुझे एक पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहिबा, मैदे के जो पराठे होते हैं उनमें बिल्कुल ऑयल नज़र नहीं आता, तो ये वो बड़े अच्छे होते हैं, वो खाने चाहिए। तो मैंने कहा आपको पता है कि आपने बनाते हुए उसमें कितना ऑयल इस्तेमाल किया है? अगर नज़र नहीं भी आ रहा तो यू नो कि उसमें ऑयल इस्तेमाल हुआ हुआ है, और ऑयल अगर आपने इस्तेमाल किया है और ज़रूरत से ज़्यादा किया है तो वो नुकसानदेह है, चाहे वो नज़र आए कि नहीं। बहुत सारी सूरतों में हमने कहा कि तरी आपको नज़र आ रही होती है, लेकिन अगर नहीं भी नज़र आ रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑयल जो है वो नुकसानदेह नहीं है। और सर, यहाँ पर ना एक मैसेज हम ये रेस्टोरेंट्स वालों को भी देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल वो एक शिनवारी कढ़ाई का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, और मैंने देखा है कि उसमें वो बाकायदा चर्बी के टुकड़े उन्होंने इतने बड़े बड़े डाले होते हैं, और लोग शिनवारी कढ़ाई बड़े शौक से खाते हैं। तो उनको ये पता नहीं है कि ये खाना जो वो खा रहे हैं ये किस तरह से एक दिन उनको एमरजेंसी में लैंड करवाएगा। तो ये मैसेज हमारा सिर्फ आवाम के लिए नहीं बल्कि बिजनेस ओनर्स के लिए भी है कि उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आवाम की जो हेल्थ है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। देखिए, ये आपकी उनकी रोज़ी पे क्यों लात मार रही हैं? उनको शनवारी खाना चाहते हैं, शनवारी खानी चाहिए, कभी कभार खानी चाहिए, महीने में एक दफ़ा खा लें। उसमें से ये आपने जैसे कहा कि चर्बी जो बीच में डालते हैं और यही चर्बी सफ़ूफ बन जाता है और बड़ी फाइन फैट होती है। जब आप रोज़ाना शनवारी खाते हैं तो आपके जो ब्लड में वो एक सफ़ूफ बन के जाता है और गाढ़ा हो जाता है ब्लड, और ब्लड जमना शुरू हो जाता है और आपकी नालियां बंद नहीं होती, लेकिन ये इतना स्लो मूव कर रहा होता है नालियों में कि फिर पीछे से क्लॉट बनने शुरू होते हैं और वो आपको हार्ट अटैक कर देते हैं, और हार्ट अटैक करके आपके दिल को डैमेज कर देते हैं। और जवान लड़कों को, आई थिंक हमारी जो आजकल जो जवान बच्चों में और जवान मरीज़ों में जो हार्ट अटैक की वजह ही है ये खाना पीना, गैर सेहतमंद खाना पीना। आप निहारी खाएं, आप पाए खाएं, आप ये कढ़ाई खाएं और उसमें चर्बी वाली कढ़ाई खाएं, इसमें सारी के सारा नुकसान है। आप एक दफ़ा खा लें और फिर एक हफ़्ता उसको निकालने में लगा दें कि उस तरह की कोई चिकनाई वाली चीज़ ना खाएं और एक्सरसाइज करें, वॉक करें और फिर बाकी सब्ज़ी और दाल का इस्तेमाल करें, सूखी रोटी का इस्तेमाल करें। आप मैदे वाली रोटी की बात कर रहे थे, वो गैर सेहतमंद है। कोशिश करें कि छान वाली रोटी खाएं। छान वाली रोटी में फाइबर होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, जो आगे अंदर जो चर्बी वर्बी लगी होती है वो भी बाहर निकल जाती है। तो कोशिश ये करें कि आप छान वाली रोटी खाएं जो आपके लिए बड़ी सेहतमंद होती है और फ़ायदेमंद होती है। और जो पराठा अगर आपको खाने को दिल करता है तो वो कभी कभी खा लें, और बाकी जो चीज़ है वो आप सादा खुराक को रखा जाए। देखिए, ये खाने पीने की चीज़ें तो करनी चाहिए। तड़के वाला हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, चाहे वो सब्ज़ी का तड़का हो, चाहे दाल का तड़का हो, चाहे गोश्त का तड़का हो। इसमें हमारी जो है वो ऑयल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और वो उसमें पॉलीसैचुरेटेड वो जो दूसरे ट्रांससैचुरेटेड जो फैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये आपके लिए नुकसानदेह होता है। ये जो बार बार एक कढ़ाई में ही हर एक चीज़ बन रही है ना, उसी तेल में, सड़े हुए तेल में सारी चीज़ें बार बार पक रही होती हैं, वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। दो मज़ेदार तो होती हैं। अभी तो आई थिंक लोगों का बड़ा आजकल रिवाज बन गया घर से बाहर खाने का। घर का खाना जो साफ़ सुथरा खाना होता है, सेहतमंद खाना होता है, उसको आप रिजेक्ट करके आप बाहर जाके एक जंक फूड आप खाते हैं। और जंक फूड अगर आपने खाना ही है तो चले महीने में एक दिन कर लें, कोई बात नहीं, शायद उसका नुकसान ना हो और आप उसके पे एंजॉय कर लें, लेकिन उसको फिर उसके बाद एक्सरसाइज और वॉक करें। और घर का जो खाना है आपको पता होता है कि आपने क्वालिटी वाला तेल डाला हुआ है, क्वालिटी वाली सब्ज़ी डाली है, मसाले क्वालिटी वाले डाले हुए हैं, और आपको पता है ये साफ़ सुथरा है। आप जब बाहर जाते हैं तो ना सिर्फ आपको सेहत के लिए नुकसान दे, बल्कि आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मैदे की, आंतों की बीमारियाँ जो शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके बहुत सारे कैंसर्स का सबब बनता है, जो आपको नहीं पता होता। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार खाएं ताकि वो डाइल्यूट हो जाएं, लेकिन घर से ज़्यादातर खाना जो है वो घर का खाना चाहिए, और बच्चों को भी आदत डालें कि घर का खाना खाएं, और ये जो फास्ट फूड है इससे बचने की कोशिश करें। कभी कभार हमारे महीने में एक दो दफ़ा खा लें तो ठीक है। और सर, यहाँ पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि अक्सर माएँ जो होती हैं वो कहती हैं कि हम घर का खाना ही बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रही होती हैं, नगेट्स फ्राई करके दे रही हैं,
नूडल्स बना के दे रही हैं। तो इस तरह का भी खाना जो कि आप बाहर से लेकर आए, आप सिर्फ उसे घर में फ्राई कर रहे हैं, तो चलें आपने उसमें तेल सेहतमंद डाल दिया, आपने क्वांटिटी कम रखी, लेकिन आपको पता है कि अगर आप वो बाजार से बनी बनाई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो उसमें जो है वो प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, उसमें आपको नहीं पता कि क्वालिटी उन्होंने जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल किए कि नहीं। तो जब हम घर का खाना कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो प्योरली घर में ही बनाओ, ये नहीं है कि आपने डब्बे में से निकाला और उसे घर में आपने सिर्फ तड़का लगा दिया या घर में गर्म कर लिया तो घर का खाना है। स्पेशली ये सर ट्रेंड हो गया है कि बच्चे लंच में इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं जो कि प्री मेड होती हैं, तो इस पर भी एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि डेफिनेटली हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी हमारी जिम्मेदारी है। आई थिंक ये ज़्यादातर माँओं पे डिपेंड करता है, माँओं पे माँ कितनी केयरफुल है, कितनी कॉन्शियस है बच्चे की सेहत के बारे में। अगर वो खुद किचन में खड़ी होगी और बच्चों को सेहतमंद खुद तैयार करके देगी और इस तरह से वही वाली प्रोसेस फूड नहीं देगी तो बच्चों की सेहत ठीक रहेगी। ये जो हम डीप फ्राइड चीज़ें करके देते हैं बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है, और जितनी फ़ैट होती है, जितने कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। आपका बच्चा अगर ओवरवेट होगा, मोटा होगा, चर्बी वाला होगा तो मुस्तकबिल में उसको शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके बच्चे को ये बीमारियां ना हो, सेहतमंद खाना दें, वो खाना दें जिसमें सब्ज़ी भी ज़्यादा हो, जिसमें फल फ्रूट भी ज़्यादा हो और प्रोसेस फूड ना हो, आपका अपना कुक किया हुआ वो फूड हो। क्या हाँ, कभी कभी टाइम का ऐसा होता है कि आप जल्दी में करना चाहते हैं तो कभी कभार ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में भी। कोल्ड ड्रिंक्स जो है बहुत ही नुकसानदेह हैं। फिजी ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। कभी कभार जो है पीने में कोई हर्ष नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को सेहतमंद खुराक दें और टाइम लगाएं किचन में। बच्चों के लिए टाइम लगाएं अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में इनकी सेहत बेहतर हो और ये सेहतमंद जो है नौजवान हो और आगे जाके इनकी पूरी ज़िंदगी में बीमारियां ना हो, तो इस तरह का खाना न देने की ज़रूरत है जहाँ पे आगे जाके शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा ना। सर आपने बड़ी मुफीद गुफ्तगू की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वन लाइनर आप फाइनल मैसेज दे दें। ये है कि जी के बेसिकली आपकी बीमारियों की जड़ आपकी खुराक होती है। जितनी गैर सेहतमंद खुराक होगी उतनी आपकी बीमारियों के चांसेस ज़्यादा है। वर्जिश जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो आप करनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वज़न ना बढ़ने दें, वज़न को आप कंट्रोल करके रखें, नींद अपनी पूरी रखें और गैर ज़रूरी ज़हनी परेशानी उससे बचने की कोशिश ना दें और ना लें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, हमारा फाइनल मैसेज यही है आपको कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए और उसका तरीका यही है कि कोशिश करें कि घर में जिस कदर हो कुकिंग करें और बाहर का खाना जो है उसको लिमिटेड करें। इसी तरह हम कहना चाहेंगे कि आजकल मंकी पॉक्स भी बहुत आम होता जा रहा है, कुछ केसेस इसके दिखाई दिए हैं। तो अगर आपको बुखार हो रहा है या आपके जिस्म पर छाले या दाने से नमूदार हो रहे हैं तो उसमें आपने फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना है और आपने कोशिश करनी है कि ऐसी सूरत में उनको हाथ ना लगाएं। ऐसा कोई मरीज़ आपको नज़र आता है तो उससे डिस्टेंस पर रहें और इलाज इसके लिए फौरी ज़रूरी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉकिंग। अल्लाह हाफिज़।